नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर। नई प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन दोस्तों जारी कर दिया है। फाइनली यूकेपीएससी ने जो छात्रों का इंतजार है वो समाप्त कर दिया है। 808 पदों पर दोस्तों ये नई प्रवक्ता भर्ती निकल चुकी है। कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या दोस्तों इसमें शैक्षिक योग्यता रहने वाली है, आयु सीमा क्या रहेगी, शुल्क क्या पड़ेगा, परीक्षा पैटर्न, सभी के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य परीक्षा और महिला परीक्षा 2025 का, यानी कि प्रवक्ता भर्ती का दोस्तों विज्ञापन जारी हो गया है। काफ़ी समय से लगाई जा रही थी एक्सपेक्टेशंस कि ये जो साल है उसके अंत में विज्ञापन जारी हो जाएगा, और काफ़ी समय से अभ्यर्थियों को ये था, कहीं ना कहीं से खबर थी कि मंगलवार को ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा यूकेपीएससी के द्वारा। और फाइनली दोस्तों विज्ञापन जारी हो गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आप देख सकते हैं दोस्तों 30 दिसंबर 2025 है। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों आपके 31 दिसंबर से यानी कि कल से दोस्तों आपके शुरू हो जाएंगे। और अंतिम जो तिथि रहेगी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की वो रहेगी 20 जनवरी की। और 20 जनवरी 2026 तक ही दोस्तों आपने शुल्क भी जमा कर देना है। उसके बाद अगर कोई आवेदन पत्र में संशोधन करना है या परिवर्तन करना है तो उसके लिए 28 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक का दोस्तों समय दिया जाएगा। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों जिसके बारे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वे अभ्यर्थी जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके लिए स्पष्ट लिखा गया है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा परीक्षा 2024 के सापेक्ष जारी विज्ञापन के क्रम में ऑनलाइन आवेदन किया है, उन्हें इस विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। साफ साफ दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। और उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष पूर्व में किए गए आवेदन मान्य होंगे। यानी कि दोस्तों जिन लोगों ने पहले से अप्लाई किया हुआ है उनको दोबारा से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो साफ साफ है कि यहाँ पर आपको शुल्क में भी छूट मिल जाती है, और जो आयु सीमा है उसमें भी दोस्तों छूट मिल जाती है। यानी कि अगर आप 18 अक्टूबर 2024 का जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई करी थी तो वो भी दोस्तों यहाँ पर मान्य रहेगी। पर यहाँ पर जो कला विषय है उसको छोड़ा गया है। देखिए, इसके यहाँ पर बताया गया है कि जो कला विषय है उसके बारे में हम थोड़ा नीचे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अभी क्या है कि कई अभ्यर्थी ऐसा है कि जो अगर दोबारा से पुनः आवेदन दोस्तों करना चाहते हैं, यानी कि उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो कि दोबारा से आवेदन करना चाहते हैं या नवीन आवेदन दोस्तों करना चाहते हैं, तो वे अपना पूर्व में किया गया ऑनलाइन आवेदन निरस्त करेंगे और नवीन आवेदन करेंगे। ठीक है ना। परंतु इस दशा में जो जमा किया गया शुल्क है वो वापस नहीं होगा, और इनको नवीन आवेदन के सापेक्ष में पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ठीक है। अब ऐसे जो अभ्यर्थी हैं उनकी आयु की गणना की जो विनिश्चायक तिथि होगी वो 1 जुलाई 2025 से होगी, और अन्य अर्हताओं की निश्चायक तिथि आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि अगर मान लेते हैं उस समय पर आपकी एज 42 रही होगी, तो आपने उस समय पर आवेदन कर दिया होगा तो वो आज तक तो मान्य होगा। लेकिन आज मान लेते हैं आपकी एज 43 या 44 हो चुकी है और अब आप आवेदन करना चाहते हैं, तो 1 जुलाई 2025 के अनुसार फिर आपकी आयु तिथि की गणना की जाएगी, यानी कि आप ओवर हो जाएंगे। तो वे लोग ऐसी गलती ना करें जो ऑलरेडी ओवर एज हो गए हैं, जिन्होंने पूर्व में विज्ञापन के सापेक्ष अप्लाई किया था, तो वे लोग नवीन आवेदन ना करें। लेकिन वे अभ्यर्थी जिनकी एज है और वे सारी शैक्षिक अर्हताएँ पूरी करते हैं और वे चाहते हैं कि पुनः आवेदन चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट में आवेदन करना चाहते हैं, तो इस केस में दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पुराना वाला जो आवेदन है वो निरस्त करना होगा दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। ठीक है। अब कला की दोस्तों मैं बात करूँ तो कला का जो सीन है वो थोड़ा सा अलग है। कला में दोस्तों आपको याद है कि जो 2 पद थे उनको विज्ञापन से हटा दिया गया था, इसलिए पूरा का पूरा जो कला का जो विज्ञापन है दोस्तों वो निरस्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर विज्ञापन 18 अक्टूबर 2024 के सापेक्ष प्रवक्ता कला हेतु करने विज्ञापन करने मतलब आवेदन करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके ऑनलाइन आवेदन को दोस्तों यहाँ पर निरस्त माना गया है। क्योंकि दोस्तों जो प्रवक्ता कला है उसकी शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन किया गया है। पहले इसमें बीएड नहीं हुआ करता था,
अब इसमें बीएड को भी ऐड कर दिया गया है, तो इसलिए जो पुराने आवेदन हैं उनको मान्य नहीं माना गया है, सभी आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। तो इसलिए जो कला के अभ्यर्थी हैं उनको दोबारा से यहाँ पर आवेदन दोस्तों यहाँ पर करना होगा। तो वर्तमान में जारी होने वाले विज्ञापन में प्रवक्ता कला सामान्य शाखा के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपकी आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है यानी कि 20 जनवरी 2026 तक आपकी जितनी भी शैक्षिक अर्हताएँ हैं और अन्य अर्हताएँ हैं वो दोस्तों आपकी पूरी हो जानी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर इस केस में दोस्तों आपका जो आवेदन है वो निरस्त हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपने ध्यान में रखनी है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों मैंने उनको हाईलाइट यहाँ पर कर रखा है। इसके बाद अब बात करेंगे आपकी पाठ्यक्रम की। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो आपका पाठ्यक्रम है वो तो पहले से ही दोस्तों आपका अपलोड कर दिया गया था। पाठ्यक्रम में अगर देखा जाए तो इस बार दोस्तों आपके 2 पेपर रहने वाले हैं। दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे जिसमें आपके 150 मार्क्स के एमसीक्यू दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये दोनों के दोनों पेपर आपको मतलब कि ये 3-3 घंटे के दोस्तों पेपर रहने वाले हैं। अभी इसके बारे में दोस्तों बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ पर होगा। तो ये जो विषयवार लिखित परीक्षा जो कि वस्तुतः इस प्रकार की है, इसका आयोजन दोस्तों हरिद्वार और हल्द्वानी नगर में होने वाला है। और अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी तो केवल हरिद्वार नगर में ही इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मुझे तो लगता है कि हरिद्वार और हल्द्वानी भी कम पड़ेगा, ज़्यादा जगहों पर इनको यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र है उनको स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल तो यह है कि हरिद्वार और हल्द्वानी नगरों में जो परीक्षा है वो दोस्तों यहाँ पर होने वाली है। अब जो जो मुख्य बिंदु हैं उसको देख लेते हैं। इसके अलावा देखना है कि जो आपके ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो अभ्यर्थी हैं वो उनका जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। आपको पता है दोस्तों कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो हर ईयर बनता है, तो उसको आप दुरुस्त कर लीजिए। सेम चीज़ ओबीसी के लिए भी होगी। ओबीसी 3 वर्षों में बनता है तो वो आपका बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व तक दोस्तों वो आपका वैध होना चाहिए, ठीक है। अंतिम तिथि से पूर्व तक दोस्तों आपका पूरी तरह से वो वैध होना चाहिए, ठीक। अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप एक से अधिक शाखा जैसे कि सामान्य शाखा है या महिला शाखा है, जनरली जैसे गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वे सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों में अप्लाई कर सकती हैं। तो आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो भले ही सामान्य शाखा में अप्लाई करें तो एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा तथा विषयों हेतु आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एक ही फॉर्म दोस्तों आप भरेंगे। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो केवल सामान्य शाखा और महिला अभ्यर्थी दोनों शाखा में दोस्तों आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक से अधिक अगर आप विषयों के लिए आवेदन करते हैं तो फिर आपको जितनी विषय के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस है और शुल्क है वो दोस्तों आपने दोनों के लिए जमा करना होगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप कोई है कि अगर कोई मान लेते हैं, यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कि अगर कोई दोनों शाखाओं में अप्लाई करना चाहता है, जैसे कि सामान्य शाखा और महिला शाखा में अप्लाई कर रहा है, तो फिर इस केस में उसको अलग अलग निर्धारित शुल्क यहाँ पर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये भी दे रखा है कि एक ही महिला है वो क्या कर रही है, दोनों शाखाओं में अप्लाई कर रही है और साथ साथ दो दो सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर रही है। तो इस तरह से उसका जो शुल्क है दोस्तों आपका, पहली एक शाखा में देखा जाए तो 2 विषय का 300 रुपये, ऐसी महिला शाखा में भी 300 रुपये, कुल 600 रुपये दोस्तों यहाँ पर जमा करना होगा। साथ साथ प्रोसेसिंग फ़ीस भी जमा करनी होगी। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही महिला है और वो क्या करिए, सामान्य शाखा में भी अप्लाई करी है, महिला शाखा में भी अप्लाई करी है, यहाँ 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करी है, यहाँ 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करी है। तो एक सिंपल सा एक उदाहरण है जिसको यहाँ पर समझाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे रिक्तियों के विवरण की। तो रिक्तियाँ दोस्तों आपकी 808 रहने वाली है। इसमें सामान्य शाखा के 725 पद हैं और महिला शाखा के यहाँ पर 83 पद हैं दोस्तों। जो रिक्तियों की संख्या वो घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि जो रिक्तियाँ हैं दोस्तों वो बड़ी हैं। हिंदी में आपके 78 हैं, अंग्रेजी में 54 हैं, संस्कृत में 62, भौतिक शास्त्र में 73, इसी तरह से रसायन शास्त्र में 51 है
और गणित में 43 हैं, जीव विज्ञान 67, नागरिक शास्त्र में सबसे ज़्यादा दोस्तों पद हैं 111, वहीं अर्थशास्त्र में 72, इतिहास में 42, भूगोल में आपके 53 पद हैं, 13 पद हैं समाजशास्त्र में, कला में 2, वाणिज्य में 2 और कृषि शास्त्र में 2। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 725 पद यहाँ पर हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको महिला शाखा के जो पद हैं उनके बारे भी देख लेते हैं। 83 पद हैं ये। इसमें हिंदी के दोस्तों आपके 10 पद हैं, अंग्रेजी के 14 पद हैं, संस्कृत का 1 है, भौतिक शास्त्र का, फिजिक्स का 7 हैं, रसायन शास्त्र के 3 हैं, गणित के आप 6 दे सकते हैं, जीव विज्ञान के 4 हैं, वहीं नागरिक शास्त्र के 5, अर्थशास्त्र के 12, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान, कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 83 पद है। तो कुल मिला के 808 पद दोस्तों यहाँ पर ये हो जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर फिर इनका मतलब कि अलग से पूरा क्षैतिज आरक्षणवार विवरण दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि इसमें कितने SC ST के पद हैं, फिर उसमें किस तरह से जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उसके कितने पद हैं यहाँ पर दोस्तों दिए गए हैं। इसको आप देख लीजिएगा। इस विज्ञापन को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, लिंक अबाउट सेक्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अब काफ़ी काम आने वाला है क्योंकि वहाँ पर परीक्षा उपयोगी काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड की जाएंगी। तो देख लीजिए पहले प्रवक्ता का दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पद नाम है प्रवक्ता। माध्यमिक शिक्षा विभाग में दोस्तों पद निकले हैं 808 पदों पर दोस्तों भर्ती निकली है, लेवल है 8, 4800 ग्रेड पे, बहुत अच्छा दोस्तों। अराजपत्रित है दोस्तों, अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आता है। 21 से 42 आपकी आयु रहने वाली है। न्यूनतम आयु सीमा 21 है जिसमें कोई छूट नहीं होती है। अधिकतम आयु सीमा में दोस्तों आपको छूट मिल सकती है अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं। SC ST में 5 साल की छूट है, SC OBC में 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में दोस्तों आपको छूट मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे कि क्या आपकी शैक्षिक और अधिमानी अर्हताएँ रहेंगी। तो देखिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ, अगर आप प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित बनना चाहते हैं तो आपको संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपने B.Ed किया होना चाहिए। सामान्य सी दोस्तों ये चीज़ है। इसके बाद अगर आप प्रवक्ता नागरिक शास्त्र बनना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको पॉलिटिकल साइंस में यानी कि राजनीति शास्त्र में आपको PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा आपको B.Ed होना चाहिए। ऐसी दोस्तों अगर आप प्रवक्ता जीव विज्ञान बनना चाहते हैं तो आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान या एडवांस जंतु विज्ञान में PG होना चाहिए प्लस B.Ed चाहिए। प्रवक्ता हिंदी की दोस्तों बात करें तो आपको हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। ओके, ये साफ साफ दिया हुआ है, PG आप हिंदी होने चाहिए। साथ ही साथ अपने संस्कृत विषय के संग ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस आपने B.Ed होना चाहिए। ये प्रवक्ता हिंदी है। बात करें प्रवक्ता संस्कृत की तो आपने विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि हो अथवा किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित ज्योतिष, आचार्य नव्य व्याकरण, ये सब दोस्तों आपका चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब हम प्रवक्ता कला की दोस्तों बात करते हैं तो प्रवक्ता संस्कृत में देख लीजिए दोस्तों आपको प्लस B.Ed भी चाहिए होगा। ओके, इसके बाद देखिए प्रवक्ता कला में पहले तो केवल यही आपकी शैक्षिक योग्यता थी, यानी कि आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रांकन, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग डिज़ाइन, प्राविधिक कला, पेंटिंग, फाइन आर्ट, इस सब में आपकी स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों B.Ed भी इसमें हम ऐड कर दिया है। उसी तरह से प्रवक्ता कृषि शास्त्र की बात करें तो यहाँ पर आपको कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्लस B.Ed चाहिए। प्रवक्ता गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान में PG प्लस दोस्तों आपको B.Ed यहाँ पर चाहिए। प्रवक्ता वाणिज्य की बात करें तो वाणिज्य में PG प्लस B.Ed। तो ये दोस्तों आपका रहने वाला है। आयु सीमा की दोस्तों हम बात करें तो आयु सीमा की विनिश्चायक तिथि है 1 जुलाई 2025 से 21 वर्ष से 42 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु 21 तथा अधिकतम आयु 42 होनी चाहिए। तो ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर जो छूट है केवल जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा हुआ है उन लोगों को मिल रही है आयु सीमा में भी छूट। लेकिन अगर आपने पहले फॉर्म नहीं भरा है और अब आप अगर ओवर एज हो चुके हैं तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर मौका नहीं मिलने जा रहा है। अधिकतम आयु सीमा में दोस्तों छूट मिल जाएगी अगर आप उत्तराखंड SC ST या फिर OBC से हैं तो 5 वर्ष की दोस्तों आपको छूट ऊपरी आयु सीमा में दोस्तों मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा उत्तराखंड के दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो भी दोस्तों आपको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। दिव्यांगजन में आपको 10 वर्ष की दोस्तों यहाँ पर आपकी छूट मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी।
अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये तो हो गई दोस्तों आपकी शैक्षिक अर्हता। अब बात करते हैं कि इसमें क्या अन्य राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती के लिए अप्लाई दोस्तों करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वे अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया होगा। ठीक है, तो तब आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, उत्तराखंड राज्य के से दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं, राज्य सरकार या फिर उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय या फिर अर्धशासकीय संस्था में नियमित पद में हैं या नियमित रूप से नियुक्त कार्मिक हैं, इसके अलावा केंद्र सरकार या फिर केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में परमानेंट कर्मचारी हैं, तो जिनकी जो सेवाएं हैं उनको उत्तराखंड से बाहर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो उनके आश्रित भी अप्लाई कर सकते हैं। उनकी पति पत्नी या उनके बच्चे भी दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी जो कि आजीविका या अध्ययन हेतु उत्तराखंड से बाहर निवासरत हैं, तो उनके भी आश्रित दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आप कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर दोस्तों पंजीकरण करा रखा है सेवायोजन कार्यालय में, वे लोग दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं, तो उनको दोस्तों यहाँ पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा वे लोग जिन पूर्व सैनिकों के द्वारा उत्तराखंड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण करवाया है, तो उनको सेवायोजन में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वे लोग भी दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन तीनों में से कोई भी अगर अनिवार्य अर्हता रखते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं तो अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपने यहाँ से 10th और 12th किया हुआ है तो अप्लाई कर पाएंगे। आप अगर यहाँ ऐसी सर्विस करते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, परमानेंट सर्विस होनी चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे या फिर राज्य सरकार की हो, और आपकी जो सर्विस है उनको यहाँ से बाहर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो भी आप या आपके आश्रित यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे शुल्क कितना पड़ेगा। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 150 रुपये का दोस्तों आवेदन शुल्क है, 16 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ी है, 166.36 का हो जाएगा। ओबीसी में आते हैं तो दोस्तों आपको फिर से वही शुल्क दोस्तों पड़ने वाला है, लेकिन अगर SC ST से बिलोंग करेंगे 60 रुपये शुल्क हो जाएगा। प्रोसेसिंग फ़ी मिला के 76.36। ऐसे अगर आप EWS में आते हैं तो भी उतना ही शुल्क पड़ेगा, लेकिन अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो कुछ नहीं पड़ेगा, बस खाली प्रोसेसिंग शुल्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑर्फन कैटेगरी में आते हैं तो फिर कोई शुल्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। तो ये सब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि लिखित परीक्षा जो आपकी होने वाली है वो पूरी की पूरी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होने वाली है। वहाँ पर आपको दोस्तों न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दोस्तों लाने होंगे, अदरवाइज़ आप दोस्तों डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसको भी यहाँ पर देख लीजिए कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ परीक्षा में न्यूनतम अहर्कारी अंक यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स लाने दोस्तों आवश्यक हैं। तो देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप अनारक्षित श्रेणी से हैं तो आपको 45% मार्क्स आपको लाने होंगे। इतना दोस्तों आप ध्यान रखें। ऐसे ही अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 40%, ईडब्ल्यूएस से हैं तो भी 40%, SC ST से हैं तो 35%, उत्तराखंड के DFF हैं यानी कि स्वतंत्रता सेनानी तो भी आप 35, इसके बाद भूतपूर्व सैनिक है तो 35, और उत्तराखंड के दिव्यांग है तो 30%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा है कि इतने परसेंट न्यूनतम मार्क्स दोस्तों आपको लाने होंगे। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। जैसे कि आपका जो पेपर है वो आपका कुल मिला के 300 मार्क्स का दोस्तों रहने वाला है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से दोस्तों अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर दोस्तों आपको 300 का 45% यानी कि आपको 135 मार्क्स दोस्तों यहाँ पर लाने होंगे। ठीक है, 135 मार्क्स आपको न्यूनतम दोस्तों लाने होंगे आउट ऑफ 300। इससे कम मार्क्स अगर आप लाते हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चाहे सभी के इससे कम मार्क्स आ रहे हो, चाहे पोस्ट रिक्त भी रह जाए, तो डिस्क्वालीफाई हो गए तो इसका मतलब है कि इनको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा पदों के लिए। ये मार्क्स लाएंगे तो फिर इसके बाद मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। वैसे ही अगर आप मान लीजिए अगर आप अन्य ओबीसी से आते हैं तो 300 का आप 40% मान लीजिए, यानी कि आपको
120 मार्क्स दोस्तों लाने होंगे न्यूनतम, तो फिर आप क्वालिफाई माने जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आप मेरिट लिस्ट में कंसिडर किए जाएंगे। ऐसी अगर आप मान लेते हैं दिव्यांगजन में आते हैं तो 300 × 30% यानी कि 90 मार्क्स आपको दोस्तों न्यूनतम लाने होंगे, इससे कम नहीं चलेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में आपको सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको शैक्षिक अर्हता से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं या अगर जो शुल्क है या फिर आयु है उससे संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उनके हम प्रश्नों को जितने भी आंसर हैं उन प्रश्नों के सभी जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।